चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसे बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है फर्म के अंदर, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। मींस बिजनेस का ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है फर्म के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब ये अमाउंट कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कोई असेट भी हो सकती है। कोई ओनर अपनी असेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या बिजनेस के लिए अपनी असेट को वहां पर लेकर आ रहा है, तो उस असेट को भी हम कैपिटल में काउंट करते हैं, उस बिजनेस एंटिटी की। कैपिटल दोस्तों वो ऑब्लिगेशन और क्लेम होते हैं जो कि बिजनेस की एसेट पर लगाए जाते हैं। मींस कैपिटल एक टाइप का ऑब्लिगेशन है, एक टाइप का क्लेम है। मींस बिजनेस को कैपिटल में जितना अमाउंट ओनर से लिया गया है कैपिटल के रूप में, उससे ज्यादा अमाउंट उसे पे करना होता है। बट जितना अमाउंट लिया उतना तो पे करना ही होता है बिजनेस को, उसके ओनर को। ठीक है, इसलिए कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि कैपिटल ऑब्लिगेशन होता है, एक क्लेम होता है बिजनेस की असेट्स पर उसके ओनर के लिए। ठीक है, तो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ओनर ने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है? क्योंकि उसको बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए, तो बिजनेस उसको प्रॉफिट कमा के देगा। तो कैपिटल एक टाइप का ऑब्लिगेशन हो जाता है जिसे बिजनेस को प्रॉफिट के साथ उसके ओनर को पे करना होता है। इसलिए कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब सेल्स के बारे में देखते हैं। सेल्स क्या होता है? नॉर्मली आपको पता है कि सेल क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो उससे होने वाली जितनी भी आय या इनकम होती है वो सेल्स होती है। तो सेल्स को हम यहाँ बोल सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू होता है जिसे हम गुड्स को या सर्विसेज को कस्टमर को सोल्ड करते हैं। ठीक है, उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसी को हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैश में भी हो सकती है या फिर क्रेडिट में भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आई है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है इसे हम आगे समझते हैं। अगली हमारी टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू ही है। तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो दोस्तों रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो बिजनेस अर्न करता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर को सेल करके। इसे हम सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हम कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके अर्न करते हैं। और रेवेन्यू के दूसरे आइटम बहुत से बिजनेसेस के लिए कॉमन है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज और रेंट रिसीव्ड। इनके थ्रू भी बिजनेस में पैसा आता है, तो ये भी क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू को आमतौर पर इनकम भी कहा जाता है, बट रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनकम वो प्रॉफिट होता है जो कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हटाने के बाद हमें मिलता है। इसलिए थोड़ा ये डिफरेंस आप देख के चलें कि रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है। इनकम जो होता है वो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? अगली टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो दोस्तों रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट हमें पे करनी होती है बिजनेस में, उसी को हम एक्सपेंस बोलते हैं। दोस्तों जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं या फिर जो भी असेट्स हम कंज्यूम करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसी से हम मेजर करते हैं एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा। मीन्स खर्चा क्या कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी हम कॉस्ट पे करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, वो सारा रेवेन्यू होता है। अब इसके अंदर उनको उस असेट की कॉस्ट भी आ जाती है जो आपने कंज्यूम की थी, और वो सर्विसेज भी आ जाती है जो आपने यूज की थी एक अकाउंटिंग पीरियड में। तो दोस्तों अब यूजुअली हम
एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंसेस के क्या क्या आइटम होते हैं। सबसे पहला होता है डेप्रिसिएशन होता है, मीन्स मशीनों को यूज करने पर जो उनमें घिसावट आती है, फिर जो उनके वैल्यूज में कमी होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रेंट होता है, वेजेस होते हैं, सैलरीज होती है, इंटरेस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ हीटर होता है, लाइट एंड वाटर होता है, टेलीफोन होता है। इस टाइप के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो दोस्तों एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किसी भी सर्विस या प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए जो भी मनी हम स्पेंड करते हैं उसी को हम एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई मशीनरी परचेस करना हो, कोई फर्नीचर परचेस करना हो तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से कम समय के लिए होता है तो उसे हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। नॉर्मली एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा समय के लिए उठाते हैं या 1 साल से ज्यादा समय के लिए हम उसका बेनिफिट लेते हैं तो ही हम उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन उसका बेनिफिट अगर 1 साल से कम समय में ही एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसे हम एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं या फिर उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। दोस्तों एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो 1 साल से ज्यादा के समय के लिए होता है और इसे हम असेट साइड में ट्रीट करते हैं और इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जैसे कि मशीनरी या फर्नीचर परचेज करना। तो दोस्तों एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर नॉर्मली हम कैपिटल को या फिर एसी असेट को परचेस करने में करते हैं। यहाँ हम गए कि एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसे हम एसी कैपिटल को परचेस करने में करते हैं जिसका फायदा हम 1 साल से ज्यादा समय के लिए ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट क्या होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट के बारे में तो आप सभी को पता है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट एक्सेस रेवेन्यू होता है जो कि हमें एक्सपेंसेस के ऊपर होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। मीन्स अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ये एक अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में अगर जितने भी रेवेन्यूज आपको मिला है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपको उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ओनर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। तो प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गेन के बारे में। गेन क्या होता है दोस्तों, गेन वो प्रॉफिट होता है जो कि एक इंटरप्राइज को या बिजनेस को तब होता है, या फिर गेन वो प्रॉफिट होता है जो ऐसे ट्रांजैक्शंस के कारण होता है जो कि आपके बिजनेस में इंसिडेंटल हो। इंसिडेंटल हो मतलब कभी कभी होता है, रेगुलरली नहीं होता है। जैसे रेगुलरली हम प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करके प्रॉफिट गेन करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, बट गेन जो होता है वो ऐसे ट्रांजैक्शंस पे होता है जो कि कभी कभी बिजनेस में होते हैं। जैसे अगर आप कोई फिक्स असेट को सेल कर देते हो तो जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस फिक्स असेट को सेल करने पे वो उसका गेन होता है। जैसे अगर आप कोई कोर्ट केस जीत गए हो और उसमें आपको पैसे मिलते हो, या फिर आपके जो असेट है उसकी जो वैल्यू है उसमें अप्रिसिएशन आ जाए या फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो उसे हम गेन कहेंगे। तो गेन ऐसे ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट है जो कि आपके बिजनेस में इंसिडेंटली होते हैं, मीन्स कभी कभी होते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉस के बारे में कि लॉस क्या होता है। अगर किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में हमें रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं तो हम उसे लॉस में कंसीडर करते हैं। मीन्स लॉस होता है एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यूज इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपेंसेस का जो एक्सेस होता है ओवर द रेवेन्यू, रेवेन्यू से खर्चा ज्यादा हो जाए तो हम उसे लॉस मानते हैं। और लॉस के कारण ओनर्स की इक्विटी भी डिक्रीज होती है।
ये तब होता है जब आपके गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, थेफ्ट हो जाते हैं, या फिर कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में हमें लॉस होता है। या फिर किसी फिक्स असेट को बेचने पे जो लॉस हमें होता है उसे भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। चलिए अब देखते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? तो दोस्तों डिस्काउंट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। डिस्काउंट किसी भी गुड्स के प्राइस को डिडक्ट करना है, कम करना है जो आप बेच रहे हो। तो जो गुड्स आप बेच रहे हो उसकी प्राइस को कम करना, डिडक्शन करना डिस्काउंट होता है। तो जो भी प्रोडक्ट या गुड्स आप सेल करने जा रहे हो उसकी प्राइस को डिडक्ट करना या कम करना क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट हम दो तरीके से देते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दोस्तों कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। मीन्स प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसके अंदर हम जो भी प्राइस प्रोडक्ट की होती है उसमें एक फिक्स परसेंटेज से प्रोडक्ट की प्राइस को कम करते हैं, और ये जब प्रोडक्ट सेल किया जाता है उस समय ये डिस्काउंट दिया जाता है। जनरल ये डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है। और दोस्तों दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जब दिया जाता है जब आपको अपने डेप्टर से स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड से पहले आपको अगर पेमेंट चाहिए होता है, मीन्स तय समय से पहले अगर आपको वो पेमेंट चाहिए होता है, रिसिप्ट चाहिए होती है डेप्टर से, तो उसे आप कुछ डिस्काउंट देके समय से पहले भी ले सकते हो। उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो दोस्तों कैश डिस्काउंट एक टाइप से इंसेंटिव होता है डेप्टर्स के लिए, जिसके कारण वो पेमेंट दे देते हैं या फिर जल्दी दे देते हैं। वो इनकरेज होते हैं पेमेंट देने के लिए। चलिए अब देखते हैं वाउचर के बारे में कि वाउचर क्या होते हैं। तो दोस्तों वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि आपके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। मीन्स वाउचर आपके ट्रांजैक्शन को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स उस ट्रांजैक्शन के एग्जिस्टेंस को बताता है कि वो ट्रांजैक्शन हुआ था। जैसे अगर आप कोई गुड्स कैश में बाय करते हो तो आपको कैश मेमो दिया जाता है। नॉर्मली आपने सुपरमार्केट्स या बिग बाजार या कहीं पे मॉल में जब भी आप परचेस करते हो गुड्स को तो आपको कैश मेमो दिया जाता है। और जब भी आप क्रेडिट में परचेस करते हो तो आपको इनवॉइस दिया जाता है। ये इनवॉइस आप कह सकते हो बिल, मतलब बिल जो आपको दिया जाता है जब आप क्रेडिट परचेस करते हो उसी को हम इनवॉइस बोलते हैं। और जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट दी जाती है। ये रिसिप्ट इस बात का एविडेंस होता है कि आपने पेमेंट किया हुआ है। तो फ्यूचर में जब भी ऑब्लिगेशन आएगा कि आपने पेमेंट किया या नहीं किया तो आप उस रिसिप्ट को एज ए एविडेंस दिखा सकते हैं कि हाँ हमने पेमेंट किया था। तो दोस्तों वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब देखते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें या फिर जिससे एक बिजनेस यूनिट डील करती है, या फिर यूं कहें कि गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिसे आप बेचने के लिए खरीदते हो। वो आइटम जिसे आप बिजनेस में यूज करने के लिए परचेस करते हो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखा तो एक फर्नीचर डीलर के लिए चेयर्स और टेबल गुड्स होंगे, वही दूसरे बिजनेसेस के लिए फर्नीचर को हम एज अ असेट ट्रीट करेंगे। उसी तरीके से एक स्टेशनरी मर्चेंट के लिए स्टेशनरी गुड्स होगी, जबकि दूसरे बिजनेसेस के लिए एक टाइप का एक्सपेंसेस होगा। तो गुड्स क्या होते हैं? एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे आप बेचने के लिए खरीदते हो या फिर जिसे आप बेचने के लिए बनाते हो। बिजनेस में यूज करने के लिए जो गुड्स आप परचेस करते हो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे।
चलिए अब देखते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग क्या होती है दोस्तों? जब कोई बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स या मनी को विड्रॉल करता है, गुड्स या मनी को बिजनेस में से निकाल लेता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग के थ्रू ओनर के इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। ड्राइंग जो है ओनर के इन्वेस्टमेंट को कम करता है। चलिए अब पढ़ते हैं परचेस के बारे में। परचेस क्या होता है? परचेस वो टोटल अमाउंट होता है जो कि आपने गुड्स प्रोक्योर करने के लिए इन्वेस्ट किया था, या फिर गुड्स खरीदने के लिए जो खर्चा आपने किया था, वो पूरा अमाउंट, वो टोटल अमाउंट ही परचेस होता है। अब ये हो सकता है आपने क्रेडिट में किया हो या फिर कैश में किया हो, और ये गुड्स आपने सेल करने के लिए खरीदे थे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक के बारे में कि स्टॉक क्या होता है। दोस्तों स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट या गुड्स हमारे गोडाउन या शॉप्स में एट द एंड ऑफ ईयर रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। अगर ट्रेडिंग कंसर्न में कहा जाए तो स्टॉक अनसोल्ड गुड का अमाउंट होता है, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपके पास रखा हुआ होता है, और इसे हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से इंटर करते हैं अपनी बुक्स में। दोस्तों हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और क्लोज होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो भी प्रोडक्ट या गुड्स हमारे गोडाउन या शॉप में रहते हैं, वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में लिखे जाते हैं। मीन्स हमारे पास वो आइटम्स अभी रखे हुए हैं, वो अभी बिका हुआ नहीं है। और 1 अप्रैल को उसी को हम ओपनिंग स्टॉक में मेजर करते हैं। तो स्टॉक गुड्स का वो अमाउंट होता है जो कि अभी अनसोल्ड है, जो बिका नहीं है, और एट द एंड ऑफ ईयर उसे क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को हम उसे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं डेप्टर्स के बारे में कि डेप्टर्स क्या होते हैं। तो डेप्टर्स वो लोग होते हैं या फिर वो एंटिटीज होती है जो आपके एंटरप्राइज से गुड्स को परचेस करती है। अब ये परचेस वो क्रेडिट में भी कर सकती है। अगर वो कैश में परचेस करते हैं तो उन्हें डेप्टर्स में नहीं रखा जाता। जनरली जो क्रेडिट में परचेस करते हैं आपकी कंपनी से, आपके एंटरप्राइजेस से गुड्स और सर्विसेज को, उन्हें ही हम डेप्टर्स कहते हैं। और जो भी अमाउंट डेप्टर्स के अगेंस्ट में लिखा जाता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा जाता है और सेंड्री डेप्टर्स के नाम से लिखा जाता है। तो डेप्टर्स वो इंटरप्राइज, वो एंटिटीज या वो पर्सन होता है जो कि आपसे आइटम या प्रोडक्ट को या गुड्स को परचेस करता है, या जिन्हें आप गुड्स सेल करते हैं। इन्हें हम बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखते हैं और सेंड्री डेप्टर्स के नाम से लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। दोस्तों क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं या फिर वो एंटिटीज होती है जिन्हें हमें पे करना होता है, जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज को परचेस किया होता है, और उसके बदले में हमें उन्हें जो अमाउंट पे करना होता है, तो उन लोगों को या उन एंटिटीज को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने गुड परचेस किया है या जिनसे हमने सर्विसेज ली हुई है और बदले में उन्हें पेमेंट देना भी बाकी है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो जो टोटल अमाउंट होता है उस पर्सन का या एंटिटीज का हमारे क्लोजिंग डेट के समय पे, उसे हम बैलेंस शीट में सेंड्री क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिटर्स को हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हैं। क्रेडिटर्स को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में सेंड्री क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं, वो बिजनेस एंटिटीज होती है जिन्हें हमें पेमेंट देना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स ऑफ
इन अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। ये वो टर्म्स है जो कि अकाउंटिंग पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप अकाउंटिंग को समझ नहीं पाओगे प्रॉपरली। उसे समझने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज को पता होना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। दोस्तों आखिर तक ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।